मैं अकीरा यामामोटो हूँ। टोक्यो के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। 24 साल का साधारण सैलरी मैन। रोज सुबह 7 बजे उठकर ट्रेन पकड़ता हूँ। ऑफिस पहुँचकर बॉस की डांट सुनता हूँ। रात को अकेला रामें खाकर सो जाता हूँ। जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी, कोई बड़ी खुशी नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस गुजर रही थी। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। ऑफिस से निकलकर मैं पुरानी बुक स्टोर की गली से गुजर रहा था जब एक बुजुर्ग आदमी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें गहरी थी, चेहरा थका हुआ। उसने बिना कुछ कहे एक पुरानी काली रिस्ट वॉच मेरे हाथ में थमा दी और धीरे से बोला, ये देख सकता है जो कोई नहीं देख सकता। फिर वो बारी भीड़ में गायब हो गया। मैंने सोचा कोई पागल था। वॉच को पॉकेट में रख लिया और घर चला गया। घर पहुंचकर जब मैंने मिरर के सामने खड़े होकर वॉच पहनी तो उसका डायल अचानक घूमने लगा। उस पे मेरा नाम और लिखा था, रिमेनिंग लाइफ 67 ईयर्स 4 मंथ्स 12 डेज। पहले मैं हंस दिया, सोचा कोई मजाक है, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा और अपने कलीग सतो के साथ बात कर रहा था तब वॉच ने वाइब्रेट किया और सतो के ऊपर एक रेड नंबर चमका, रिमेनिंग लाइफ 3 डेज 7 आवर्स। मैं हैरान रह गया। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली। नंबर अब भी वही था। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन न्यूज में आया कि सतो की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जो वॉच ने बताया था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये वॉच कोई मजाक नहीं है, ये लोगों की मौत का टाइम और कारण दिखाती है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। मैं हर जगह वॉच देखता था, ट्रेन में, ऑफिस में, सड़क पर। लोगों के ऊपर नंबर्स चमक रहे थे, किसी के ऊपर 40 साल, किसी के ऊपर सिर्फ कुछ घंटे। एक बुजुर्ग औरत सबवे में बैठी थी, उसके ऊपर सिर्फ 41 मिनट लिखा था। मैं उसके पास गया, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पागल समझकर चली गई। 40 मिनट बाद मैंने सुना कि वो हार्ट अटैक से गिर गई थी। मैं कुछ नहीं कर पाया था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। मैं सोचता था कि क्या मैं सिर्फ देख सकता हूँ या बदल भी सकता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि पहली बार किसी को बचाने की कोशिश करूंगा। मेरा जूनियर हरुतो 22 साल का लड़का। वॉच के मुताबिक उसकी मौत सिर्फ 18 घंटे बाद होनी थी और कॉज था सुइसाइड। मैं उसके घर गया, उससे बात की, उसकी परेशानियां सुनी, उसको मोटिवेट किया, रात भर उसके साथ रहा। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। सुबह जब मैं उसके घर पहुंचा तो पुलिस वहां थी। हरुतो छत से गिर चुका था। वॉच अब भी उसके नाम के साथ डेड दिखा रहा था। उस दिन मैं पहली बार टूट गया। मैं घर आया, वॉच उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसे मेरे हाथ से चिपक गया था। मैं चिल्लाया, रोया, गुस्से में दीवार पर मारा। क्यों मुझे ये शक्ति मिली है अगर मैं कुछ नहीं बदल सकता? रात को जब मैं घर लौट रहा था तब वॉच ने फिर से वाइब्रेट किया। इस बार नंबर मेरे बॉस मिसेस ताकाहाशी के ऊपर था, रिमेनिंग लाइफ 9 आवर्स, कॉज मर्डर। मैं तुरंत ऑफिस गया, उससे वॉर्न करने की कोशिश की कि उसके ऊपर खतरा है। उसने मुझे पागल समझा और सिक्योरिटी से बाहर निकलवा दिया। मैं बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि क्या करूं। रात 11 बजे न्यूज आई कि मिसेस ताकाहाशी को उसके अपार्टमेंट में मर्डर्ड पाया गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वॉच सिर्फ फ्यूचर नहीं दिखा रही थी, बल्कि मुझे वार्निंग दे रही थी। लेकिन मैं अब भी कुछ नहीं कर पाया था। घर लौटकर मैं थक कर बेड पर लेट गया। तब मिरर में देखा तो सबसे बड़ा शॉक लगा। मेरे ऊपर भी एक नया टाइमर चल रहा था, रिमेनिंग लाइफ 47 डेज। कॉज लिखा था, अननोन एंटिटी। मेरा दिल जोर से धक से रह गया। मैं कौन हूँ? एक नॉर्मल आदमी जो रोज ऑफिस जाता था। अब मैं मौत का घड़ियाल पहनकर जिंदा हूँ और मेरी खुद की मौत सिर्फ 47 दिन बाद होने वाली है। कोई मुझे मारने वाला है जो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं रात भर सो नहीं पाया। वॉच के डायल को देखता रहा। हर सेकंड मेरा टाइम कम हो रहा था। मैं सोचने लगा कि इस वॉच को किसने दिया था, क्यों दिया था, और अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी मौत रोक सकता हूं? क्या मैं और लोगों की मौत बदल सकता हूं? या ये सिर्फ एक श्राप है जो मुझे पागल कर देगा? सुबह होते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पावर का इस्तेमाल करूंगा, चाहे जितनी भी बार मरना पड़े, चाहे कितना भी दर्द सहना पड़े। मैं अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बदल कर रहूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर एक डर बैठा था, अगर ये वॉच सिर्फ देखने के लिए है तो मैं क्या करूंगा? और जो अननोन एंटिटी मुझे मारने वाला है वो कौन है? क्या ये वॉच खुद ही मुझे टारगेट कर रहा है? मैं अब नॉर्मल आदमी नहीं रहा था, मैं मौत का देखने वाला बन चुका था और मेरी अपनी मौत का टाइमर चल रहा था। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला दिन और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि ये गेम सिर्फ देखने का नहीं बल्कि जीने मरने का है। मैं अकीरा यामामोटो अब भी उसी छोटे अपार्टमेंट में बैठा था, हाथ में काली वॉच, आंखें थकी हुई लेकिन दिमाग तेज चल रहा था। 47 दिन, सिर्फ 47 दिन बाकी थे मेरी जिंदगी में। वॉच के डायल पर हर सेकंड मेरा टाइम कम हो रहा था। मैंने सोचा कि अब नॉर्मल जीना बंद करना होगा। सुबह ऑफिस नहीं गया। पहली बार मैंने बॉस को कॉल करके सिक लीव ले ली। घर में बैठकर मैंने वॉच को गहरी नजर से देखा, इसमें और क्या कैपेबिलिटीज है। मैंने ट्राई किया कि किसी और चीज पर फोकस करूं। तब वॉच ने वाइब्रेट किया और मेरे सामने एक नया ऑप्शन दिखा, डेथ विजन। मैंने उस पर फोकस किया तो सडनली एक विजन आई। एक लड़की जो ट्रेन
ट्रेन ट्रैक के पास खड़ी थी। उसके ऊपर लिखा था रिमेनिंग लाइफ 2 घंटे, कॉज सुइसाइड। उसका नाम था यूमी टाकाहाशी, 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट। मैं तुरंत घर से निकला और स्टेशन की तरफ भागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहुंचकर देखा वो सच में वहां खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मत करो, ये गलत है, मैंने कहा। वो हैरान हुई, मुझे पहचाना नहीं था, फिर भी रोती रही। मैं उससे बात करता रहा, उसकी परेशानियां सुनी, उसको समझाया कि जिंदगी में और भी रास्ते हैं। काफी देर बाद वो थोड़ी शांत हुई और मेरे साथ स्टेशन से बाहर आ गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं कुछ बदल सकता हूँ। वॉच पर उसका टाइमर अब बदल चुका था, रिमेनिंग लाइफ 45 ईयर्स। मैं खुश था, लेकिन अंदर से डर भी था, क्योंकि मेरा अपना टाइमर अभी भी 46 दिन पर था। उस रात घर लौटकर मैं थक गया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने वॉच को और गहरे तरीके से समझने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, बल्कि कुछ केसेस में कॉज भी डिटेल में बताती है। मैंने अपने पुराने कॉलेगीज के नाम सोचकर ट्राई किया। एक पुराना दोस्त तानाका का नाम लिया तो वॉच ने बताया कि उसकी मौत 12 दिन बाद होनी है। कॉज मर्डर बाय अननोन गैंग। तानाका एक छोटे बिजनेस में था और कुछ गलत लोगों के साथ फंस गया था। मैं उससे मिलने गया। उसने मुझे पहले तो पहचाना नहीं, फिर बात की। मैंने उसको वार्निंग दी कि उसके ऊपर खतरा है, कुछ दिन घर से बाहर मत निकलना। वो हंसा और बोला कि मैं पागल हो गया हूँ। मैंने इंसिस्ट किया तो वो थोड़ा सीरियस हुआ और प्रॉमिस किया कि केयरफुल रहेगा। अगला दिन मैं फिर उसके ऑफिस के पास गया था सर्वेलेंस करने। तभी वॉच ने वाइब्रेट किया और एक नया विजन दिखाया। तानाका को 3 आदमी घेर रहे थे, उनके हाथों में नाइव्स थे। मैं तुरंत भागा। पहुंचकर देखा कि वो ऑलरेडी अटैक कर रहे थे। मैं बीच में कूद पड़ा, एक को धक्का दिया, दूसरे को मुक्का मारा। तानाका बच गया, लेकिन मैं जख्मी हो गया। एक नाइफ मेरे हाथ पर लग गया था, खून बह रहा था। तानाका ने मुझे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराया। डॉक्टर ने वुंड स्टिच किया और बोला कि लकी हो तुम, लेकिन मैं जानता था ये लकी नहीं था। वॉच ने मुझे बचने का मौका दिया था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर मैं सोच रहा था कि ये पावर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हर इंसान की मौत देखना, हर बार कोशिश करना, कभी सक्सीड कभी फेल। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, जो अननोन एंटिटी मुझे मारने वाला है वो कौन है? क्यों मुझे ये वॉच मिला? क्या ये किसी बड़े गेम का हिस्सा है? तभी वॉच ने फिर से वाइब्रेट किया और एक और विजन आई। इस बार विजन में मैं खुद था, एक अंधेरी जगह पर। मेरे सामने एक ब्लैक शेडो खड़ा था, उसके हाथ में एक और वॉच थी और मेरा टाइमर सिर्फ 41 दिन पर आ चुका था। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस पावर को सीरियसली यूज करूंगा। मैंने एक नोटबुक निकाला और लिखना शुरू किया, जिन लोगों की मौत जल्द होने वाली है उनकी लिस्ट। पहले नंबर पर था एक बड़ा बिजनेसमैन जो मेरा पुराना क्लाइंट था। उसकी मौत 8 दिन बाद होनी थी, कॉज पॉइजनिंग बाय हिज ओन सेक्रेटरी। मैं उससे मिलने का प्लान बना रहा था जब सडनली मेरे अपार्टमेंट का दरवाजा जोर से नॉक हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर यूमी खड़ी थी, वही लड़की जिसे मैंने स्टेशन पर बचाया था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कांप रही थी। उसने बोला, अकीरा सान, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे ऊपर भी कोई नजर रख रहा है। मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। मैं शॉक्ड था। वॉच पर उसका टाइमर अभी भी लंबी जिंदगी दिखा रहा था, लेकिन अब कुछ और हो रहा था। तभी वॉच ने वाइब्रेट किया और यूमी के ऊपर नया मैसेज आया, एक्सटर्नल थ्रेट डिटेक्टेड, रिमेनिंग सेफ टाइम 72 आवर्स। ये सिर्फ उसकी नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि कोई और चीज थी जो उसको टारगेट कर रही थी। मैं समझ गया कि ये वॉच सिर्फ नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि अननेचुरल और प्लान्ड मर्डर्स भी ट्रैक कर रही है। मैं यूमी को अंदर ले आया और उससे बात करने लगा। वो बता रही थी कि उसके कॉलेज में कुछ स्ट्रेंज लोग उसके पीछे पड़े हैं। तभी मेरा फोन बचा। कॉलर आईडी अननोन था। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से एक डिस्टॉर्टेड वॉइस आई, अकीरा यामामोटो, तुम्हें वो घड़ियाल पसंद आया? अब खेल शुरू होता है, तुम्हारा टाइम कम हो रहा है। फोन कट हो गया। मेरा दिल जोर से धड़का। अकीरा यामामोटो अब हॉस्पिटल के बेड से घर लौट आया था, हाथ पर बैंडेज लगा हुआ, दिमाग में हजारों सवाल। यूमी मेरे अपार्टमेंट के सोफा पर बैठी थी, उसकी आंखों में अब भी डर था। मैंने उसे पानी दिया और बोला कि अभी यहीं रुक जाओ, बाहर निकलना सेफ नहीं है। वॉच अब मेरे हाथ में और भी गहरा महसूस हो रहा था, जैसे ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि कोई जीवित चीज हो जो हर सेकेंड मेरा टाइम गिन रही हो। मेरा टाइमर अब 40 दिन पर आ चुका था। हर घंटे के साथ प्रेशर बढ़ रहा था। उस रात हम दोनों ने बात की। यूमी ने बताया कि उसके कॉलेज में एक सीक्रेट ग्रुप है जो कुछ स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स करता है। उन लोगों ने उसको टारगेट किया था क्योंकि वो उनके कुछ राज जान गई थी। मैंने वॉच को उसके ऊपर फोकस किया। अब उसके टाइमर में एक्सटर्नल थ्रेट वाला वार्निंग और स्ट्रांग हो गया था, रिमेनिंग सेफ टाइम 58 आवर्स। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस ग्रुप तक पहुंचूंगा। सुबह होते ही मैंने अपना पुराना लैपटॉप निकाला और ऑनलाइन रिसर्च शुरू किया। वॉच ने मुझे एक नया फीचर दिखाया। जब मैं किसी स्पेसिफिक इंसान का नाम सोचता हूँ तो उसके आसपास के लोगों के टाइमर्स भी फेंटली दिखने लगते हैं। मैंने यूमी के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के नाम ट्राई किए। एक लड़की
लड़के के ऊपर टाइमर सिर्फ 7 दिन बचा था और कॉज था किल्ड ड्यूरिंग रिचुअल। ये सब नॉर्मल नहीं था। मैं यूमी को घर पर छोड़कर उस कॉलेज के पास गया। वहां छुप कर देख रहा था जब वॉच ने जोर से वाइब्रेट किया। एक विजन आई। रात के अंधेरे में कुछ लोग ब्लैक रोब्स में यूमी को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जा रहे थे। मैं समझ गया कि टाइम कम है। मैंने तुरंत यूमी को कॉल किया और बोला कि घर से मत निकलना। शाम होने तक मैं उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था। पुरानी फैक्ट्री टाइप जगह थी, बाहर से टूटी हुई, अंदर से आवाजें आ रही थी। मैंने चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर पहुंचकर देखा कि 4-5 लोग एक ऑल्टर के आसपास खड़े थे और बीच में एक लड़की को बांध रखा था। उनमें से एक ने बोला, ये वॉच वाले आदमी को भी लाना है, उसके पास वो घड़ियाल है जो हमें इमॉर्टैलिटी दे सकता है। मैं शॉक हो गया। ये लोग वॉच के बारे में जानते थे। तभी मेरा फोन बज उठा, अननोन नंबर। मैंने उठाया तो वही डिस्टॉर्टेड वॉइस आई, अकीरा तुम बहुत तेज हो रहे हो, लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। देखो तुम्हारा दोस्त अभी भी मेरा टारगेट है। फोन कट होते ही मैंने देखा कि बिल्डिंग के बाहर से लोग आ रहे थे। मैं छुपने की कोशिश कर रहा था जब एक आदमी ने मुझे देख लिया। पहले तो मैं भागा, लेकिन फिर वॉच ने वाइब्रेट किया और मुझे एक नया ऑप्शन मिला, टेम्पररी डेथ विजन। मैंने उस पर फोकस किया और सडनली मुझे दिखा कि अगर मैं अभी कुछ नहीं किया तो यूमी को यही मार दिया जाएगा। मैं वापस मुड़ा और उन लोगों पर अटैक कर दिया। एक को धक्का दिया, दूसरे से लड़ाई की। मेरे हाथ का जख्म फिर से खुल गया था, खून बह रहा था। फिर भी मैंने एक को गिरा दिया और यूमी तक पहुंचने की कोशिश की। तभी एक बड़ा आदमी मेरे पीछे से आया और मेरे सर पर कुछ मारा। मैं गिर पड़ा। नजर धुंधली हो रही थी। उस वक्त वॉच ने जोर से ग्लो किया और मुझे एक विजन दिखाई। मैं खुद को देख रहा था मरते हुए, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक सीक्रेट मिला। वॉच को ब्लड चाहिए था। अगर मैं अपना खून वॉच पर लगाऊं तो कुछ सेकेंड्स के लिए सुपर स्ट्रेंथ मिल सकती है। मैंने अपने जख्मी हाथ से वॉच पर खून लगा दिया। तभी एक अजीब एनर्जी मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं उठ खड़ा हुआ, उन लोगों को धकेल दिया और यूमी को खोल दिया। हम दोनों भागने लगे। बाहर निकलकर हम एक टैक्सी में बैठ गए। यूमी रो रही थी और मुझे थैंक यू बोल रही थी, लेकिन मैं जानता था कि ये जीत नहीं थी। वॉच पर मेरा टाइमर अब 38 दिन पर आ चुका था और उसके नीचे एक नया मैसेज था, एंटिटी लेवल इंक्रीज्ड, हंटर्स एक्टिवेटेड। घर पहुंचकर हम दोनों थक कर बैठ गए। यूमी ने मुझसे पूछा, अकीरा सन ये वॉच आपको किसने दिया था? मैंने उसे पूरा सच बता दिया। तभी वॉच ने फिर वाइब्रेट किया। इस बार विजन में वो बुजुर्ग आदमी दिखा जो मुझे वॉच दिया था। वो मर चुका था और उसके ऊपर लिखा था, किल्ड बाय द सेम एंटिटी 3 मंथ्स अगो। और उसके नीचे एक वार्निंग था, नेक्स्ट टारगेट अकीरा यामामोटो और उसके साथ जो भी जुड़ा है। मैं समझ गया कि अब ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं था। यूमी, तनाका और जो भी मेरे करीब आएगा वो सब खतरे में थे। मैंने यूमी की तरफ देखा। वो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। मैंने सोचा कि कल सुबह से मैं इस एंटिटी को ढूंढने का प्लान बनाऊंगा। लेकिन रात के 3 बजे सडनली अपार्टमेंट का लाइट चला गया। बाहर से आवाज आई जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। वॉच जोर जोर से वाइब्रेट कर रही थी और मेरा टाइमर तेजी से कम हो रहा था। मैं उठा और दरवाजे की तरफ गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक ब्लैक एनवलप जमीन पर पड़ा था। उसमें लिखा था, गेम लेवल 2 स्टार्टेड, 30 दिन बाकी, अगला टारगेट तुम्हारा सबसे करीबी इंसान होगा। मैं एनवलप हाथ में लेकर अंदर आया। यूमी सो रही थी। मैंने उसके चेहरे को देखा और सोचा, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? अब मैं सिर्फ अपनी जान नहीं, उसकी जान भी बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। अब मेरा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों बन चुका था। ये खेल और गहरा होता जा रहा था। एंटिटी अब मेरे साथ खेल रहा था और हर मूव के साथ नए खतरे आ रहे थे। मैं अब अकेला नहीं था, लेकिन इसमें और लोगों को शामिल करने से उनकी जान भी खतरे में पड़ रही थी। मैं अकीरा यामामोटो दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में वो काला एनवेलप। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगला टारगेट तुम्हारा सबसे करीबी इंसान होगा। ये लाइन मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने तुरंत यूमी की तरफ देखा जो सोफा पर सो रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था लेकिन अब भी सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मैंने उसको इसमें क्यों घसीट लिया? अब मेरे हाथ में भारी महसूस हो रही थी, जैसे वो खुद मुझे चैलेंज कर रही हो। मैंने एनवेलप खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी ब्लैक कार्ड थी जिसमें लिखा था, लेवल 2 सैक्रिफाइस, 29 दिन बाकी। रूल सिंपल है, हर दिन एक इंसान को बचाओ वरना तुम्हारा टाइमर तेजी से कम होगा। मैंने कार्ड को मुट्ठी में जकड़ लिया। ये एंटिटी मेरे साथ खेल रहा था और अब रूल्स बदल चुके थे। मैंने यूमी को उठाया और बोला, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये जगह अब सेफ नहीं। वो डर गई लेकिन मेरे साथ चली गई। हम दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़े और एक सस्ता मोटेल में छुप गए। उस रात में सो नहीं पाया। वॉच को बार बार चेक कर रहा था। मेरा टाइमर अब 37 दिन पर आ चुका था। तभी वॉच ने जोर से वाइब्रेट किया और एक नया विजन आया। इस बार विजन में मेरा पुराना दोस्त तानाका था जो मैंने पहले बचाया था। उसका टाइमर सिर्फ 11 घंटे बचा था और कॉज था बर्न्ड अलाइव इन हिज ऑफिस। मैं तुरंत उठा, यूमी को जगाया और बोला कि मुझे जाना होगा। वो मेरे साथ आने को तैयार थी लेकिन मैंने मना कर दिया, तुम यहीं सेफ रहो।
मैंने कहा और बाहर निकल गया। तानाका के ऑफिस पहुंचकर मैंने देखा कि बिल्डिंग के बाहर ऑलरेडी स्मोक निकल रही थी। मैं अंदर घुसा, लोग भाग रहे थे। वॉच ने मुझे डायरेक्शन दिखाया और मैं तानाका के कैबिन तक पहुंचा। वो ऑलरेडी बेहोश था और आग चारों तरफ फैल रही थी। मैंने उसको उठाया और बाहर की तरफ भागा। आग मेरे कपड़े जला रही थी, सांस रुक रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बाहर निकलते ही एम्बुलेंस आ गई। तानाका बच गया था। उसने आंख खोलकर मुझे देखा और धीरे से बोला, अकीरा तू कौन है? अब पहले भी मुझे बचाया था। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। घर लौटकर जब मैं मोटेल पहुंचा तो यूमी वहां नहीं थी। उसकी जगह पर एक और ब्लैक एनवेलप पड़ा था। मैंने खोला तो उसमें लिखा था, सैक्रिफाइस एक्सेप्टेड। अब तुम्हारा सबसे करीबी इंसान मेरा है। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने तुरंत वॉच को फोकस किया। यूमी का टाइमर अब किडनैप्ड रिमेनिंग सेफ टाइम 18 आवर्स दिखाने लगा था। मैं पागल हो गया। मैंने पूरा मोटेल छोड़ दिया और उसके कॉलेज की तरफ भागा। वॉच के विजन से मुझे पता चला कि उन लोगों ने उसको उसी पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग में ले गए हैं जहां से मैंने पहले उसको बचाया था। मैं वहां पहुंचा तो बिल्डिंग और भी डार्क लग रही थी। अंदर घुसते ही मुझे 3 आदमी ने घेर लिया। उनमें से एक ने हंसकर बोला, वॉच वाले आदमी, आज तेरा अंत है। उनके पास गन्स थे। मैं पीछे हटा तो वॉच ने फिर से खून वाला ऑप्शन दिखाया। मैंने अपने जख्मी हाथ से वॉच पर खून लगाया और उस एनर्जी का इंतजार किया। इस बार एनर्जी पहले से ज्यादा पावरफुल थी। मैं तेजी से उन पर अटैक किया। एक को गिरा दिया, दूसरे की गन छीन ली, लेकिन तीसरा आदमी मेरे पीछे से आया और मुझे गोली मार दी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। खून बह रहा था, नजर धुंधली हो रही थी। तभी मुझे एक और विजन आई। इस बार वॉच ने खुद ही मुझे बताया, ये वॉच इमॉर्टिलिटी नहीं देती, ये सिर्फ टाइम खरीदती है। हर बार जब तुम किसी को बचाते हो, एंटिटी तुमसे एक हिस्सा मांगता है। मैं समझ गया कि मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी को खोने जा रहा था। फिर भी मैं उठा। लास्ट हिम्मत से अंदर घुसकर यूमी तक पहुंचा। वो बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर था। मैंने उसको खोला और बाहर भागने लगा। बाहर निकलते ही पुलिस सायरन सुनाई दी। शायद किसी ने फायर रिपोर्ट कर दिया था। हम दोनों भागते हुए एक पार्क में छुप गए। यूमी रो रही थी और मुझे टाइटली पकड़ रखा था। उसने बोला, अकीरा सान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों इससे लड़ेंगे। उसके आंसू देखकर पहली बार मेरा दिल पिघला। मैं उसके बाल सहलाते हुए सोच रहा था कि क्या मैं उसको बचा पाऊंगा या वो भी मेरी वजह से मर जाएगी। वॉच पर अब मेरा टाइमर 34 दिन पर आ चुका था और उसके नीचे लिखा था, एंटिटी लेवल 3 अनलॉक्ड, पर्सनल हंट स्टार्टेड। उस रात हम पार्क में ही बैठे रहे। यूमी सो गई थी मेरे कंधे पर सिर रखकर। मैं वॉच को देखता रहा। तभी वॉच ने एक और बड़ा रेवलेशन दिखाया। स्क्रीन पर वो बुजुर्ग आदमी फिर दिखा और उसने बोला, ये वॉच किसी ने नहीं बनाया, ये खुद बन चुकी है। हर इंसान जो इसको पहनता है वो एंटिटी बन जाता है। अब तू अगला एंटिटी बनने वाला है अकीरा। मेरा पूरा शरीर कांप गया। क्या मतलब? क्या मैं ही वो अननोन एंटिटी बन जाऊंगा जो खुद को मार रहा है? ये सब एक बड़ा ट्रैप था। मैंने यूमी को देखा और सोचा कि अगर मैं एंटिटी बन गया तो सबसे पहले मैं उसको ही टारगेट करूंगा क्या?